Hello, today we learn about बस्ती जिसको हम द किंग ऑफ पंचकर्म भी बोलते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है निरुक्ति, बस्ती की प्रधानता, बस्ती नेत्र, बस्ती पुटक और बस्ती के भेद। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बस्ती की निरुक्ति, यानी कि बस्ती कहते किसे हैं। तो बस्ती एक वह प्रोसेस है या वह क्रिया जिसे कह सकते हैं, वह क्रिया है जिसे जिसमें हम औषधियों को गुदा के मार्ग मार्ग के द्वारा, ठीक है, जनरली हम गुदा मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। और जब हम शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो शरीर में जितने भी हमारे मल और दोष संचित हुए हुए थे, जितने भी संचित मल और दोष हैं, वह उनको मथ देती है और साथ के साथ हमारी बॉडी का स्नेहन करती है। ठीक। और फिर जब वो हमारी बॉडी का स्नेहन कर देती है, दोषों को और मलों को संचित कर देती है, फिर कुछ समय पश्चात वह मल और दोषों के साथ सुखपूर्वक भली भांति बाहर आ जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बस्ती कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व और उदर में जाकर मल और दोषों के संचित को विलोडित मतलब मथना, उनको मथ कर शरीर का स्नेहन कर देती है। पहले क्या करा है उसने, संचित जितने भी दोष हैं उनको विलोडित किया है यानी मथा है, और शरीर का स्नेहन किया है। उनको कर कर मल और दोषों के साथ सुखपूर्वक जो भली प्रकार चली आती है उसे बस्ती कहते हैं। अर्थात गुदा द्वारा प्रयुक्त औषधियां शरीर के नाभि आदि मार्गों में संचित दोष को मथ कर स्नेहन कर मल मूत्र के साथ औषधि पुनः बाहर आ जाती है। इस क्रिया को बस्ती कहते हैं। ठीक है। तो बस्ती जो है वो वस धातु और पिच प्रत्यय इन दोनों को मिलाकर बनी है। ठीक है। वस का मतलब क्या होता है? वस अर्थात टू रिसाइड, मतलब जिसके अंदर रुकना, किसी चीज का रहना। ठीक है। और पिच का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? बस्ती, यानी कि वही इंस्ट्रूमेंट या वो क्रिया जिसके थ्रू दोष रहते हैं, चर्न होते हैं और बाहर एक्सपेल्ड आउट होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बस्ती की प्रधानता, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बस्ती। तो बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है। अर्ध चिकित्सा। ठीक है। अगर याद हो तो जैसे हमने बस्ती की स्लाइड स्टार्ट करी थी, यानी कि ये वीडियो जब हमने स्टार्ट करी थी तो बस्ती के आगे लिखा हुआ था द किंग ऑफ पंचकर्मा, यानी कि सभी पंचकर्म में बस्ती को किंग कहा गया है। क्यों अर्ध चिकित्सा क्यों कहा गया? अर्ध चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि सारी चिकित्साएं एक तरफ और ये बस्ती एक तरफ। ठीक है। समझ रहे हैं? तो हम इसे अर्ध चिकित्सा कहते हैं। आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुति ने इसे अर्ध चिकित्सा कहा है। इवन काफी आचार्यों ने इसे पूर्ण चिकित्सा भी कहा है कि किसी और चिकित्सा की जरूरत ही नहीं है, आप बस बस्ती कराओ। तो अब हम पढ़ते हैं कि आचार्य चरक ने इसको अर्ध चिकित्सा क्यों कहा है, तो उनका मत क्या है। तो आचार्य चरक के अनुसार जितनी भी व्याधियां होती हैं, मतलब जितने भी रोग होते हैं, वो ज्यादातर वायु के कारण होते हैं। ठीक है। शाखा में, कोष्ठ में, मर्म प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उन रोगों में जनरली मेन रूट कॉज जो होती है वो वायु का होता है। उस वायु की वजह से रोग उत्पन्न होता है। और वायु की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वस्ती। जो कि हमने सूत्र स्थान में ही पढ़ा था कि वस्ती वात हरणाम श्रेष्ठ। ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि शाखा, कोष्ठ तथा मर्म प्रदेश, शरीर के ऊर्ध्व भाग या सभी अंग प्रत्यंग में होने वाले जो कोई भी रोग होते हैं, उन रोगों में वायु को छोड़कर अन्य कोई विशेष दोष उनकी उत्पत्ति में कारण नहीं होता। वायु, विट, मूत्र, पित्त आदि मलाशयों का विक्षेप का अर्थात अलग करना तथा संघात करने वाली है। बड़ी हुई उस वायु की शांति के लिए बस्ती को छोड़कर अन्य कोई औषध नहीं है। इसीलिए चिकित्सा का आधा भाग बस्ती ही है। ठीक है। तो बस्ती चिकित्सा जो है वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। और वात रोगों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ बस्ती मानी गई है और सभी रोगों का कारण हमने जनरली वात ही माना है, तो इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहते हैं। ये आचार्य चरक के अनुसार है। आचार्य चरक ने अर्ध चिकित्सा का रीजन बताया और साथ के साथ इसी अर्ध चिकित्सा के लिए उपमा भी दी है कि पक्वाशय में स्थित बस्ती अपने प्रभाव के द्वारा पैर के तलवे से लेकर मस्तक तक, यानी कि पैर के तलवे से लेकर ऊपर मस्तक तक जितने भी रहने वाले जो दोष हैं उन्हें खींचकर निकाल देती है। ठीक है। किस प्रकार निकालती है? जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य
अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी के रस को खींच लेता है। यानी कि जो सन है वो जिस तरह से अर्थ का के रस को जो खींच लेता है अपनी शक्ति के द्वारा, उसी तरह बस्ती जो है वो पैर के तलवे से लेके मस्तक तक बॉडी में रहने वाले जितने भी दोष हैं उन्हें खींच लेती है। ठीक है। तो आचार्य चरक ने यहाँ पर उपमा देते हुए कहा है कि बस्ती अपनी शक्ति से पृष्ठ, कटी, कोष्ठ आदि स्थानों में दोषों को खींचकर अधो मार्ग से बाहर निकाल देती है। ठीक है? अब आचार्य सुश्रुत जी, उन्होंने भी बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है कि बस्ती तू अर्ध चिकित्सा भवती। अब इतना इवन अर्ध चिकित्सा कहा है और उसके साथ में ये बात भी बोली है कि वस्ती च वाते च पित्ते च कफे रक्ते शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रेव हिता सदा। यानी कि जो बस्ती है वो वात को, मतलब आचार्य चरक ने तो सिर्फ वात के बारे में बोला था। आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं कि वात हो, पित्त हो, कफ हो, रक्त हो, चाहे दो दोष हो या फिर सन्निपात हो, उन सब में बस्ती हित है। मतलब बस्ती अगर दोगे तो वो हित का कार्य करेगी, रोग को दूर करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बस्ती को अति महत्वपूर्ण शोधन करना है। ठीक है। इसी प्रकार आचार्य भेल ने भी ये बात बोली थी कि अगर हम बस्ती को विधि पूर्वक यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं या देते हैं, तो वो अमृत की तुल्य होती है, अमृत के समान कार्य करती है। ठीक। अब आते हैं बस्ती के लाभ। यानी कि मतलब आचार्य सुश्रुत ने ही बस्ती की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो बस्ती कर्म है वो पंचकर्म में सभी प्रधान मानी है उन्होंने। ठीक। तो जो बस्ती है वो प्रधान क्यों है? क्योंकि वो जो बस्ती बनी है वो अनेक द्रव्यों के सहयोग से बनी है। यानी कि बहुत सारे ड्रग्स मिलकर बस्ती को बनाते हैं। अब वो ड्रग्स संशोधन का कार्य करते हैं, शमन का कार्य करते हैं, संग्रहण का कार्य करते हैं, ये तीनों कार्य करते हैं। यानी कि बस्ती जो है वो तीनों कार्य करती है, संशोधन का, संशमन का और संग्रहण का। ठीक। और ये इसी तरह से ये बताया कि जो क्षीण शुक्र वाले हैं, जिनका शुक्र क्षीण हो गया है, उनको वाजीगर होती है, यानी वाजीगर होती है, यानी कि वाजीकरण का कार्य करती है। यानी कि उनके शुक्र को उन्हें, जो क्षीण शुक्र वाले हैं उन्हें शुक्रवान बनाती है, उनका शुक्र बढ़ा देती है। ठीक। जो कृष हैं, जो बेचारे पत्ते दुबले से हैं, उन्हें ग्रहण करती है। जो स्थूल व्यक्ति हैं उन्हें कृष करती है। चक्षु प्रीणयति, चक्षु प्रीणयति मतलब नेत्रों को भी शक्ति प्रदान करती है। ठीक है। और वली पलित थंती, जो वलित पलित लोग हैं, यानी कि जिनके बाल गिर रहे हैं, या ग्रेइंग ऑफ हेयर जो होती है, हेयर फॉल या जो होता है, उनको, उनका भी नाश करती है। साथ ही साथ व्यवस्थापित, मतलब कि आयु को बढ़ाने नहीं देती है। ठीक है। वो व्यय का स्थापित करती है। यानी कि जो वृद्ध अवस्था होती है उसे देरी से आती है, वह देर से आती है। अब हम देखते हैं कि बस्ती के पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब बस्ती किन चीजों से मिलकर बनती है। तो बस्ती के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है बस्ती नेत्र और दूसरा होता है बस्ती पुटक। जो बस्ती नेत्र है वो आगे वाला भाग है। मतलब पुटक इज लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर तुम्हारा जो भी कोई औषधि है जो तुमने तैयार करी है उसके अंदर से स्टोर की जा सकती है। और जो ये बस्ती नेत्र है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि बस्ती पुटक में बांधा जाएगा, और आगे का ये जो छोटा सा, ये जो पतला वाला पार्ट है, ये पार्ट गुदा में प्रवेश करवाया जाएगा। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स हैं जो बस्ती के हैं, मतलब बस्ती किस तरीके से पूरी दिखती है। तो ये बस्ती का नेत्र है और ये बस्ती का पुटक है। ठीक है। इसी तरीके से ये बस्ती का पुटक है, ये नलिका है और ये बस्ती का नेत्र है। इस तरीके से निरूह बस्ती दी जाती है। ठीक है। अब हम लोग प्लास्टिक की चीजें, मतलब रबर, कैथेटर और ये सब यूज कर लेते हैं इन सब बस्ती को बनाने के लिए। ठीक। अब हम बस्ती के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि दो पार्ट्स होते हैं बस्ती के, बस्ती का नेत्र और बस्ती पुटक। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बस्ती नेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बस्ती नेत्र होता है वो सभी आचार्यों ने बस्ती नेत्र की जो लेंथ होती है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट बताई है। यानी कि वेरी करेगी, बस्ती लेंथ जो है वो वेरी करेगी पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट 1 से 6 साल, 8 साल के बीच में, या 8 से 12 साल के बीच में, या 12 से 25 साल के बीच में, या 25 से ऊपर है, यानी कि छोटा है, बड़ा है या वृद्ध है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बस्ती नेत्र की लेंथ होती है वो वेरी करती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। जो बस्ती की लेंथ पढ़ ली, अब बस्ती की जो थिकनेस है, मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो ये जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम गुदा में प्रवेश कराते हैं, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये पेशेंट की कनिष्ठिका उंगली के समान मोटा होना चाहिए। कनिष्ठिका मतलब लिटिल फिंगर। ठीक है। उस लिटिल फिंगर के समान मोटा होना चाहिए। और जो उसका मूल भाग है, यानी कि ये पीछे वाला पार्ट जो है
वो पेशेंट के अंगूठे के समान होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जो उसकी विड्थ बताई है वो दो चीजों में डिवाइड करी है, जो आगे वाला नीचे वाला भाग है वो कनिष्ठिका उंगली के समान, और उसका जो मूल भाग है वो अंगूठे के समान, किसके, पेशेंट के, ठीक है। अब बस्ती नेत्र की आकृति देखो, ये थोड़ी कोनिकल शेप में है। ये कैसी है, गो पूछ के आकार की, गाय की पूछ के समान क्या होती है, पीछे से मोटी होती है और आगे जाते जाते पतली होने लगती है, ठीक है। अब बस्ती में कर्णिकाएं कितनी होती है, तीन कर्णिकाएं होती हैं। तो कर्णिकाएं क्या होती है, ये बस्ती को बांधने के लिए होती है। देखो, एक कर्णिका जो है वो नली के चौथे भाग तक है, यानी कि टिप से लेके यहाँ तक जो है वो 1/4 है, ठीक है, आगे से 1/4। और जो दो कर्णिकाएं होती हैं वो नेत्र के मूल पर होती हैं, ठीक है। किस लिए होती है, ये बस्ती पुटक को बांधने के लिए होती है, ओके। अब हम देखते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है एज के अकॉर्डिंग बस्ती की लेंथ का, ठीक है, उसके उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 6 साल 6 वर्ष की जो एज का बच्चा होगा, पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें जो बस्ती की लेंथ होगी वो होगी 6 अंगुल, ठीक है। 12 वर्ष का पेशेंट होगा तो 8 अंगुल, और 20 वर्ष का होगा तो 12 अंगुल, ठीक। 6 12 20 किसमें, उसमें कितनी कितनी होगी, 6 8 12। 6 वर्ष के पेशेंट में 6 अंगुल, 12 वर्ष के पेशेंट में 8 अंगुल, और 20 वर्ष के पेशेंट में 12 अंगुल, ठीक। जो छिद्र होंगे, छिद्र मतलब जो बस्ती के टिप, जो टिप देखी थी हमने, वो उस टिप पे जो जब बस्ती डालेंगे, बस्ती पुटक में बस्ती डालेंगे, बस्ती नेत्र से जो द्रव है वो बाहर निकलेगा, तो वो जो छेद है, आगे टिप पर जो छेद होगा वो कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी आचार्य चरक ने बताया है। तो जो अगर 6 वर्ष का बच्चा है तो उसमें मूंग के जितना, मूंग जितनी पास हो जाए, मतलब उस छिद्र में से मूंग निकल जाए, इतना बड़ा होना चाहिए। 12 वर्ष के पेशेंट में जितनी मटर निकल जाए, जैसे हम कलाई बोलते हैं, वो निकल जाए तो उतना बड़ा छिद्र होना चाहिए। और 20 वर्ष के पेशेंट में करकंदू जितना, जितना करकंदू पास निकल करकंदू निकल जाए, इतना मोटा छिद्र होना चाहिए, ठीक है। अब ये बस्ती नेत्र बनाई किस किस से जा सकती है, तो ये सोना से, चांदी से, रागा से, तांबा से, पीतल से, आदि जितनी भी धातु है उन सब से ये इसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस बस्ती नेत्र समझ आ गया कि बस्ती नेत्र किससे मिलके बनता है, बस्ती नेत्र की लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, कितनी कर्णिकाएं होती हैं, ठीक। अब हम बस्ती के सेकंड पार्ट को देखते हैं, दैट इज बस्ती पुटक, यानी कि जिसके अंदर जो बस्ती का जो द्रव्य है उनका संग्रह होता है, यानी कि स्टोरेज होता है, कलेक्ट। तो हम किस में करते हैं, वो एक कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। वैसे आचार्यों ने बैल का, भैंस का, सुअर का, बकरे का, इन सब के आदि की बस्ती, यहाँ बस्ती मतलब उनके ब्लैडर से है, उनके जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उनसे बोला है। और अगर इनमें से किसी का ना मिले तो किसी जलीय जो पशु पक्षी हैं उनका भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग बस्ती नेत्र की लेंथ, यानी कि लंबाई, मोटाई, ये सब चीजें देखेंगे। अभी हमने आचार्य चरक के अनुसार पढ़ी थी, अब हम आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं, आचार्य चरक जी ने तीन वो दी थी, क्या बोलते हैं, एज, 3 वर्ष बताए थे, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में और 25 वर्ष में। आचार्य सुश्रुत जी ने 1 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, और अगर हम 70 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर के रोगियों को देते हैं उन सब के बारे में बताया है, ठीक है। तो अगर 1 वर्ष का बालक है तो फिर हम 6 अंगुल लंबी, 6 अंगुल लेंथ होनी चाहिए। और अगर उसकी जो विड्थ होगी, यानी कि जो उस बस्ती नेत्र की मोटाई होगी, वो कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका उंगली हम लिटिल फिंगर को बोलते हैं, उसके समान होगी। और प्रवेश द्वार कंक के समान मोटा होना चाहिए। प्रवेश द्वार का मतलब जो बस्ती नेत्र का मूल है, जहां से ड्रग एंटर करेगी, ठीक है। बस्ती पुटक में लगा के जो बस्ती नेत्र का मूल है वो प्रवेश द्वार है, ठीक। फिर छिद्र, जो बस्ती का टिप है उसके आगे का जो मोटा, जो आगे का पार्ट है, छोटा सा छेद है, जहां से बस्ती नेत्र जहां से ड्रग निकल के गुदा में प्रवेश करेगी, दैट इज छिद्र। वो कितना होना चाहिए, मूंग के समान मोटा होना चाहिए। यानी कि मूंग के समान मोटा मतलब कि एक मूंग का दाना उस छिद्र में से निकल जाए, इतना मोटा, ठीक है। और जो दो कर्णिकाएं, हमने कर्णिकाएं पढ़ी थी जो बस्ती पुटक को बांधने के लिए होती है, वो कितनी कितनी दूरी पे होनी चाहिए, एक यहाँ तो एक यहाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 अंगुल, ठीक है, 1.5 अंगुली। उसी तरह से 8 वर्ष के बालक में जो बस्ती नेत्र की लंबाई है वो 8 अंगुल, जो उसकी विड्थ है वो अनामिका उंगली, अनामिका इज दिस रिंग फिंगर, ओके। प्रवेश द्वार शयन, छिद्र माश के समान मोटा होना चाहिए, और दो कर्णिकाएं की दूरी 2 अंगुली,
ठीक है। 16 वर्ष में 10 अंगुल लंबाई और विड्थ जो होती है वो मध्यमा अंगुली यानी कि मिडिल फिंगर। ठीक। प्रवेश द्वार मोर और छिद्र कलाई के समान और 2 कर्णिकाएं की दूरी 1.5 अंगुली। ठीक। 25 वर्ष में 12 अंगुल लेंथ होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। मूल जो है वो अंगुष्ठोदर और अग्रभाग कनिष्ठिकोदर। ये आचार्य चरक जिसे मैच कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो आगे का फ्रंट पार्ट है, जो बस्ती नेत्र का आगे का पार्ट है, वो कैसा होना चाहिए, वो पेशेंट की कनिष्ठिका यानी कि लिटिल फिंगर समान मोटा होना चाहिए, और जो मूल भाग है वो अंगूठे के समान मोटा होना चाहिए। ठीक है। उसका जो प्रवेश द्वार है वो गिद्ध पंख के समान, जो छिद्र है वो क्लिन कलाई इज मटर। ओके। उसके समान मोटा होना चाहिए, और जो कर्णिकाएं की दूरी है वो 3 अंगुली। और जो 70 वर्ष से ऊपर के पेशेंट को हम देते हैं यानी कि वृद्ध अवस्था में देते हैं, तो वो सेम एज 25 ईयर्स। ठीक। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि दो दो अंगुली बढ़ी हुई है। ठीक है। तो 1 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, पहले हमने ये याद कर लिया कौन कौन सी एज रखी है। उस एज में 6, 8, 10, 12। ठीक है। और हम इसको रिवर्स क्रम में लेके चल सकते हैं, जैसे विड्थ को याद करने के लिए, मोटाई के लिए कनिष्ठिका इज लिटिल फिंगर, अनामिका इज रिंग फिंगर एंड मध्यमा इज मिडिल फिंगर। तो कनिष्ठिका, देन अनामिका, देन मध्यमा। और ये जो 25 वर्ष का, ये तो चार चरक जिसे मैच कर ही रहा है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो कंक, शयन मोर और गिद्ध पंख के समान, छिद्र, मूंग माश कलाई और क्लिन कलाई। और कर्णिकाएं की दूरी 1.5, 2, 2.5, 3 यानी कि आधा आधा इंच जो है वो बढ़ा हुआ है, आधा आधा उंगली बढ़ा हुआ है। 1.5, 2, 2.5, 3। ओके। आई होप याद हो जाएगा। अब हम बस्ती के भेद के बारे में पढ़ेंगे। हमने बस्ती पढ़ ली, बस्ती के पार्ट्स पढ़ लिए, अब बस्ती का डिवीजन किस तरीके से है। तो आचार्य चरक जी ने बस्ती के तीन वो बताए हैं, 3 टाइप्स बताई हैं, निरु बस्ती, अनवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत जी ने 2 ही बताए हैं, निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती। ठीक। उसी प्रकार से आचार्य चरक जी ने बस्ती की संख्या के अनुसार, यानी कि कितनी बस्ती हमने देनी है या दी जाएगी, उसके अनुसार बस्ती का डिवीजन किया हुआ है। ठीक है। कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती में टोटल 30 बस्तियां दी जाती हैं। काल बस्ती में टोटल 16 बस्तियां दी जाती हैं और योग बस्ती में टोटल 8 बस्तियां दी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले जो कर्म बस्ती है, कर्म बस्ती में सर्वप्रथम अनुवासन बस्ती दी जाती है। ठीक है। सबसे पहले एक बस्ती दी जाएगी। उसके बाद में हम लोग जब जो ऑल्टरनेट चलेंगे, निरु बस्ती फिर अनुवासन बस्ती, निरु बस्ती अनुवासन बस्ती, इस तरीके से 12 ही अनुवासन बस्ती दी जाती है और 12 ही निरु बस्ती दी जाती है। ठीक है। जब इनका क्रम पूरा हो जाता है, उसके पश्चात लास्ट में हम 5 निरु बस्ती देते हैं, 5 निरु बस्ती देते हैं। टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 30 बस्तियां हो जाती हैं, इसलिए हम इसको कर्म बस्ती बोलते हैं। जो काल बस्ती होती है वो 16 दी जाती है। उसमें सबसे पहले एक अनुवासन बस्ती दी जाती है, फिर उसके बाद में 6 अनुवासन और 6 निरु अल्टरनेट तरीके से दी जाती है, और लास्ट में 3 अनुवासन बस्ती। ठीक है। और फिर योग बस्ती भी इसी तरीके से, योग बस्ती में टोटल 8 बस्तियां दी जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम अनुवासन बस्ती देते हैं, उसके बाद में 3 अनुवासन बस्ती, 3 निरु बस्ती, ये दोनों अल्टरनेट चलती हैं, और उसके बाद में एक अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती को हम स्नेह बस्ती भी कहा जाता है, कहते हैं, और जो निरु बस्ती होती है ना वो रूक्ष होती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बॉडी का स्नेह भी हो जाए, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले अनुवासन बस्ती देते हैं। ठीक।